4 मई को 2 लड़कियों को नग्न करके परेड कराई जाती है, सार्वजनिक रूप से उनके साथ गैंग रेप किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह जी कर्नाटक के चुनाव में कह रहे थे कि कांग्रेस को चुनेंगे तो दंगे होंगे। मणिपुर के मॉडल को पूरे देश में लागू करने के लिए भाजपा को चुना जाए। ज्वलंत मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है। इन मुद्दों पे मीडिया कब चर्चा करेगा? कुछ लोग हैं ऐसे जो कि जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने देखा है कि कैसे बच्चे शहीद हो गए पुलवामा में। बिल्कुल जनता को सोचना होगा कि अगर कोई ऐसी घटना हो, दुर्घटना हो, तो उसको इस बात का ख्याल रखना होगा कि गरीबों के मुद्दों को भटकाने के लिए, देश में चुनाव को मैनिपुलेट करने के लिए भाजपा ये सब करवा रही है और इसमें सरकार शामिल है। 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन क्यों देना पड़ रहा है? मंदिर बना दिया, लेकिन यार मेरी जेब कट गई। अमीर और गरीब की लड़ाई अब हो गई है, जातियों से, धर्मों से ऊपर की लड़ाई हो गई। तो जनता से मैं यही कहूंगा कि आपके हकों को काट के अमीरों के लिए सुविधाएं बनाई जा रही हैं। योगी जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, दोनों विफल हैं। 17,000 विद्यालयों को बंद किया है इस योगी सरकार ने, जिससे कि कहीं न कहीं गरीबों के बच्चों के अवसर छीने हैं। 2018 से 21 तक विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे सैकड़ों शिव मंदिर और शिवलिंग तोड़े गए। अरे आस्था का प्रश्न तो तब भी था जब द्रौपदादित्य को तोड़ा गया, जब अक्षय वट को काट के फेंका गया, शिव की कचहरी उजाड़ी गई, गांधी विनोबा भावे की विरासत सर्वसेवा संघ पे जबरिया कब्जा कर लिया गया। इन तीनों घटनाओं को देखिए तो अब आपको इस बात पे ये बात समझ आ जाती है कि लोग डरे हैं, सहमे हैं और वो नहीं बोलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री इस काशी से सांसद हैं, वो क्यों मौन है? पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक बयान दिया कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा। तो इस मुद्दों पे हम बातचीत करने के लिए बनारस में मौजूद है और बनारस में वैभव कुमार त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है, जो बड़े ही बेबाकी से अपनी बातचीत रखते हैं। तो आइए सर का स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर कल बयान आया है योगी आदित्यनाथ जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, ये अप्रासंगिक बयान है। मैं इसलिए अप्रासंगिक कहता हूँ कि जब वर्शिप एक्ट 91 है तो फिर योगी जी बतौर मुख्यमंत्री ऐसी बात कहते हैं तो अपने आप में वो कानून को चिढ़ा रहे हैं। कानून और संविधान को वो नहीं मानते हैं, यही माना जाएगा। मुझे ये लगता है कि उनको अपने पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए और ऐसे बयानों को नहीं देना चाहिए। लेकिन क्यों दिया? बिल्कुल, ये देने के पीछे एक बड़ा एजेंडा है। योगी जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, दोनों विफल हैं। महंगाई रोकने में विफल हैं, बेरोजगारी दूर करने में विफल हैं, आर्थिक असमानता को कम करने में विफल हैं, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा का गिरता स्तर है, फीस बेहिसाब बढ़ रही है जिससे शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं गरीब के बच्चे। 17,000 विद्यालयों को बंद किया है इस योगी सरकार ने, जिससे कि कहीं न कहीं गरीबों के बच्चों के अवसर छीने हैं। क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षा में, जूनियर में जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ज़्यादातर वो गरीब बच्चे हैं, दलित बच्चे हैं। गरीब वैसे सभी के बच्चे हो गए, लेकिन ज़्यादा स्थिति यही है कि दलित ज़्यादा गरीब है, ब्राह्मण भी गरीब है, हर बिरादरी का गरीब है, लेकिन गरीब के बच्चों को शिक्षा कम मिल पा रही है। और जो बच्चे हैं वहाँ, जो बच्चों का आगमन है, जो बच्चे आते हैं पढ़ने, वो भी ज़्यादातर अब इस स्थिति में है कि मिड डे मील, क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो बच्चों को खिला नहीं पा रहे हैं, भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, ये स्थिति तक आ गई। अच्छा, ये दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि जब भी चुनाव आता है, कभी राम मंदिर का मामला था, वो तो बीजेपी ने कहा कि हमने सॉल्व कर दिया। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई उसी तरह है जैसा वादा किया था। मामला ये नहीं है। मीडिया और जो तथाकथित हिंदू हैं, तथाकथित मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 400 साल 500 साल पहले जो घटना घटी, कहते हैं औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया, मस्जिद बनवाया, उस पे मेरी भावना आहत हो जाती है कि मेरे धर्मस्थल को तोड़ा गया। लेकिन 2018 से 21 तक विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे सैकड़ों शिव मंदिर और शिवलिंग तोड़े गए। 56 विनायक में 6 विनायक तोड़ के फेंक दिए गए, अक्षय वट काट के फेंक दिया गया, शिव कचहरी उजाड़ के फेंक दी गई।
द्वादश 12 जो आदित्य हैं उसमें 2 आदित्य तोड़ के कहाँ फेंक दिए गए पता नहीं। शनि मंदिर का पता नहीं है, उसके आगे दीवार बना दीजिए कि मंदिर तोड़ दिया गया। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि तथाकथित जो आज से 300-400 साल पहले कुछ जो हुआ उस पे मेरी भावना आहत हो जाती है, और जो आज मेरे आंखों के सामने हो रहा है उस पे आहत नहीं होती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि चूंकि वो जिसके समर्थक हैं उसने तोड़ा तो कोई बात नहीं, और अगर वो एक एजेंडा चलाता है कि नहीं तोड़ा गया था हम लेके रहेंगे, धार्मिक उन्माद की बातें वो करेगा, तो हम उसके साथ खड़े हैं और हम उसके समर्थक हैं, और हमारी भावना बहुत आहत हुई है और हमारे आस्था का प्रश्न हो जाता है। अरे आस्था का प्रश्न तो तब भी था जब द्रौपदादित्य को तोड़ा गया, जब अक्षय वट को काट के फेंका गया, शिव की कचहरी उजाड़ी गई। कहाँ गई थी आस्था? सब मौन थे। मैं आपको इस बात के लिए बता दूं, काशी बहुत चैतन्य था, लेकिन जब से तानाशाही सरकार का शासन है काशी में लोग मौन हो गए हैं, डरे सहमे से हो गए हैं। मैं इसको 3 तरीके से 3 घटनाओं को लेके बताता हूं। काशी में नेत्रहीन बच्चों का अंध विद्यालय, जिसपे एक भाजपा के समर्थन वाले धनपशु हैं, वो ट्रस्ट में पहले शामिल हुए और उसके बाद उन बच्चों को निकाल दिया, जो कि एशिया की सबसे बड़ी ब्रेल लाइब्रेरी अंध विद्यालय हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में थी। उसको छत विछत किया गया, बच्चों को बाहर कर दिया गया, और काशी के लोग मौन थे। अमानवीय कृत्य है भाई, नेत्रहीन बच्चों के लिए आप इतने अमानवीय हो गए कि आप, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमें कॉरिडोर मिला इतना बड़ा। दूसरा विश्वनाथ कॉरिडोर, 2018 से 21 के बीच सैकड़ों शिव मंदिर तोड़े गए। अभी ताजा मामला है गांधी विनोबा भावे की विरासत सर्व सेवा संघ पे जबरिया कब्जा कर लिया गया। इन तीनों घटनाओं को देखिए तो अब आपको इस बात पे ये बात समझ आ जाती है कि लोग डरे हैं, सहमे हैं, और वो नहीं बोलना चाहते हैं। भय का माहौल होगा। और सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री इस काशी से सांसद हैं, वो क्यों मौन है? इन कुकृत्यों पे जो चर्चा हो रही है उस चर्चा को कैसे ढक दिया जाए, बात हिंदू मुस्लिम पे कर दिया जाए। और जो योगी जी का ये बयान है, जो भाजपाई एजेंडा है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया हो गया है, वो आके पता नहीं चलता है, कोर्ट का आदेश सबको मिला नहीं, लेकिन गोदी मीडिया पहुंच गया रिपोर्टिंग करने की आज होगी सर्वे। वो गोदी मीडिया 2018 से 21 तक एक बार आके इस बात के लिए खड़ा नहीं हुआ कि सैकड़ों शिव मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं, अक्षय वट क्यों काटा जा रहा है, शिव कचहरी क्यों उजाड़ी जा रही है। इस बात से समझ लीजिए, सत्ता के साथ सब मिले जुले हैं। ज्वलंत मुद्दा देश का, आपने कहा कि ज्वलंत मुद्दा ज्ञानवापी नहीं, आज देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा ये है कि 4 मई को 2 लड़कियों को नग्न करके परेड कराई जाती है, सार्वजनिक रूप से उनके साथ गैंगरेप किया जाता है। इस बात की जानकारी मणिपुर के मुख्यमंत्री को भी थी, प्रधानमंत्री को भी थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट उस पर बोलता है उसके बाद उसकी कार्रवाई होती है, उस पर बात होती है। आज ज्वलंत मुद्दा ये है, अब ये जनता को सोचना होगा कि क्या 24 में हम पूरे देश को मणिपुर बनाना चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी कर्नाटक के चुनाव में कह रहे थे कि कांग्रेस को चुनेंगे तो दंगे होंगे। दंगे तो कर्नाटक में नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अमित शाह जी, अब जनता इस बात पे चर्चा जरूर करेगी कि क्या मणिपुर के मॉडल को पूरे देश में लागू करने के लिए भाजपा को चुना जाए। लेकिन गोदी मीडिया उस पर बहस नहीं कर सकती है। बीच में एक मीडिया के साथी ने सवाल किया, कहा हमने बहस उस पर की थी। मामला ये है कि एक निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, 2 महीने तक टीवी पे उस पर बहस चलती रही, और आज की स्थिति क्या है, उस पर मीडिया चर्चा करने से भाग रहा है, उस पर डिबेट नहीं हो रही है। उसके अलावा आज ज्वलंत मुद्दा गरीबी है,
ज्वलंत मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, इन मुद्दों पे मीडिया कब चर्चा करेगा? आप बनारस में रहते हैं, कहा जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी की तहजीब है, तो अब बदलता हुआ बनारस लोग कह रहे हैं कि अब पहले जैसा नहीं रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये नहीं मानता कि पहले जैसा नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम मोहल्लों में हिंदुओं के प्रति घृणा है या हिंदुओं के मोहल्ले में मुस्लिमों के। हाँ, भाजपाइयों के मन में घृणा जरूर है और वो फैला रहे हैं घृणा, गोदी मीडिया घृणा फैला रही है। लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि लोगों के अंदर अभी भी मानवीय मूल्य जिंदा है। ये संक्रमण काल है, कुछ लोग हैं ऐसे जो कि जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, पिछले दिनों सत्यपाल मलिक जो बीजेपी के पूर्व नेता है और गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक बयान दिया कि चुनाव आने से पहले बीजेपी कुछ बड़ा करवा सकती है। राम मंदिर पर उन्होंने खुल के कहा कि हमले करवा सकती है, किसी बीजेपी बड़े नेता को मरवा सकती है, क्योंकि वो लोग पुलवामा जैसा कर चुके हैं, ऐसा उन्होंने कहा। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जिसके ऊपर बीती है वो हरियाणा के, उन्होंने देखा है कि कैसे बच्चे शहीद हो गए पुलवामा में। वो उनका वीडियो आपने देखा होगा, उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि ये हमारे लोगों की कमी है। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो सत्यपाल मलिक के पास बचा क्या? तो आज वो कह रहे हैं, तो चूंकि पुलवामा के दंश को वो झेलते हैं, उनके गवर्नर रहते ये चीज़ हुई थी तो वो जानते हैं, और चूंकि वो बीजेपी में रहे हैं तो बीजेपी के लोग अंदर खाने क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, वो सब जानते हैं। तो इस बात के लिए बिल्कुल जनता को सोचना होगा कि अगर कोई ऐसी घटना हो, दुर्घटना हो, तो उसको इस बात का ख्याल रखना होगा कि गरीबों के मुद्दों को भटकाने के लिए, देश में चुनाव को मैनिपुलेट करने के लिए भाजपा ये सब करवा रही है और इसमें सरकार शामिल है। इस बात के लिए चिंतन जनता को जरूर करना होगा। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा हो गई। भारत हंगर इंडेक्स में कहां खड़ा है वो आप जानते हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है हमने बहुत विकास किया 10 सालों में। अगर बहुत विकास हो गया है तो 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन क्यों देना पड़ रहा है? जीडीपी हमारी ग्रोथ कर रही है तो प्रति व्यक्ति आय क्यों गिर रही है? ये बेसिक पैरामीटर्स हैं। तो 2024 में क्या ये मुद्दे फिर से होंगे बीजेपी के? 2024 के लिए जनता में इस बात की चर्चा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक विपन्नता, महिला सुरक्षा, ये सारे मुद्दे होंगे। नहीं, जनता में आप बोल रहे हैं चर्चा है, लेकिन जनता जैसे ही राम मंदिर या कुछ बात होती है तो फिर उस तरफ कन्वर्ट हो जाती है, पोलराइजेशन हो जाता है। मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है, अब नहीं हो रहा है। वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि जनता अब इस बात के लिए कह रही कि सिर्फ मंदिर को दिखा के हमारे हक को काट रहे हैं। जनता अब ये कह रही है कि मंदिर बना दिया लेकिन यार मेरी जेब कट गई, मैं अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा है, मैं अपने बच्चों की शादी नहीं कर पा रहा हूँ, खुशहाली छिन गई, खर्च नहीं चल पा रहा है, मेरी ये दुश्वारी है। एक वीडियो आया था कि एक ठेला पे सब्जी बेचने वाला, वो मतलब छोटा सा वीडियो झकझोर देता है। बीजेपी के जो समर्थक है ये भी कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल 200 रुपया हुआ, 400 रुपया, फिर भी हम खरीद देंगे, लेकिन मोदी जी रहेंगे। भाई बीजेपी के समर्थक रहेंगे। देखिए एक चीज और मैं कहना चाह रहा था, एनडीए के अगेंस्ट एक गठबंधन तैयार हुआ है इंडिया। वो गठबंधन ऐसा नहीं है कि नेताओं का गठबंधन है, वो जो गठबंधन है वो जन दबाव में बन रहा गठबंधन है, क्योंकि जनता चाहती है कि हम वोट बीजेपी के खिलाफ देते हैं लेकिन बीजेपी जीतती है। तो लोगों को ये पता चला कि वोटों के बिखराव से बीजेपी जीतती है। 37% वोट शेयर लेके बीजेपी सत्ता में है, पूर्ण बहुमत में है, और 63% लोग बीजेपी के खिलाफ वोट देने वाले विपक्ष में हैं। क्यों? क्योंकि वोटों का बिखराव है। तो ये जनता के दबाव में बना इंडिया का जो गठबंधन है वो वोटों के बिखराव को रोकने का काम करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पिछले बार कर्नाटका में 36% वोट शेयर था बीजेपी का, 38% कांग्रेस का। 36% का 36%, 104 सीट्स के साथ बीजेपी सत्ता भाई तोड़ फोड़ के ही बना ली, लेकिन उनके पास 104 सीटें थी और कांग्रेस के पास कम थी। इस बार भी जब बीजेपी की सत्ता गई है
तो भी 36-37% ही उनका वोट शेयर है। मतलब जितना वोट शेयर पहले था उतना ही है, लेकिन सरकार कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से बनी है। ये एग्जाम्पल है और यही 2024 में पुनः होगा कि बीजेपी 37% के 37% पे रुकी रहेगी और इंडिया का जो गठबंधन है वो 45 से 50% वोट शेयर के साथ पूरे देश में क्लीन स्वीप करेगा और बीजेपी 100 के नीचे चली जाएगी। ठीक है सर, आखिरी सवाल है, देश की जो मेजर जनता है जो दिखाया जाता है, आप उससे क्या अपील करेंगे? नहीं, मैं इलेक्शन अभी दूर है काफ़ी, लेकिन जनता इस बात को स्वतः जान रही है। मेरा भी यही कहना है कि ये देखिए, अमीर और गरीब की लड़ाई अब हो गई है, जातियों से धर्मों से ऊपर की लड़ाई हो गई। वो इसलिए क्योंकि जो बीजेपी का सामर्थ्यवान व्यक्ति है, जो धनवान है, जिसके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, वो कहता है 100 रुपए नहीं 500 रुपए लीटर अगर पेट्रोल होगा तो भी हम भराएंगे और मोदी को। लेकिन उसका एक और बात है कि नहीं, 1200 का सिलेंडर 2000 का हो जाए तो भी हमको मिल रहा है घर पे। लेकिन गरीब आदमी तो कहता है हमको 5 किलोमीटर दूर से लाना हो, भैया 400 का कर दो। तो जनता से मैं यही कहूंगा कि आपके हकों को काट के अमीरों के लिए सुविधाएं बनाई जा रही हैं। तो वो जो अमीर आदमी है जो कहता है भाजपा अच्छी है, वो अपने सुविधाओं के लिए उसको अच्छा कहता है। हमारी कर्नाटक में सरकार है, हमारी राजस्थान में सरकार है, 500 रुपए का सिलेंडर है। गरीबी राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। भाजपाई क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि 89% लोगों ने राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कराया है। तो उनकी हवा इसलिए खराब है क्योंकि जब 89% पब्लिक ने रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो चाहेगी कि ये सुविधा हमारी आगे जारी रहे। राजस्थान में जो हमेशा बदलती रही सरकारें, इस बार सरकार रिपीट होने जा रही है कांग्रेस की, और पूरे देश के लोग यही बात कह रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारी की मांग है, कांग्रेस उस पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है। महंगाई कम करने के लिए कांग्रेस हर जगह कदम उठा रही है। पूरा देश कह रहा है कि जब 500 का सिलेंडर राजस्थान में हो सकता है, कर्नाटक में हो सकता है, तो यूपी में क्यों नहीं हो सकता, पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता है। पेट्रोलियम भी सस्ता होगा, बिजली भी सस्ता करेंगे। एक भी संयंत्र इन्होंने नहीं लगाया है, लेकिन अपने कॉरपोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने बिजली का दाम 3 गुना किया है। किसान भी एकजुट हो रहा है। किसान की लागत, इन्होंने कहा था लागत का 2 गुना मूल्य हम आपको देंगे, लेकिन हुआ क्या? किसान की जोताई 3 गुना हो गई, खाद का दाम 3 गुना हो गया, रसायन का दाम 2 से 3 गुना हो गया, कृषि संयंत्रों का दाम 2 से 3 गुना हो गया। किसान को कुछ नहीं मिला तो किसान भी ठगा महसूस कर रहा है। इस वजह से जनता, जिसमें युवा, गरीब, किसान, मजदूर, सब वो एक हो रहे हैं और अपने हक के लिए वोट करेंगे। 2024 में सरकार अवश्य बदलेगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे वैभव कुमार त्रिपाठी सर, जिन्होंने अपनी बेबाकी से कई मुद्दों पर बात रखी। अगर आप इनकी बातों से सहमत हैं तो वीडियो में कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी बात पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप देख रहे थे TV10 भारत।